नमस्ते विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष हैं। सामाजिक विषय के इतिहास पार्ट के कुछ प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इन प्रश्नों के संभवतः आप बोर्ड के पेपर में भी देख पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास के कुछ प्रश्न। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? संवाद कौमुदी पुस्तक है जिसको 1821 में लिखा गया था। किसने लिखा था? ऑप्शन है विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय। तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। अब आप कहें ज्योतिबा फूले, तो ज्योतिबा फूले की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? गुलामगिरी। क्या नाम था पुस्तक का? गुलामगिरी। और जो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी उसका नाम था वो अभी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। तो जो राजा मोहन राय की पुस्तक थी उसका नाम था संवाद कौमुदी, और ये 1821 में शुरुआत हुई थी, प्रकाशन इसका हुआ था। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? ये आत्मकथा किसने लिखी? रुकैया सखावत, ताराबाई शिंदे, रस सुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई। तो इसका आंसर है रस सुंदरी देवी। ये रस सुंदरी देवी बंगाल की रहने वाली थी और इनकी जो शादी हुई थी वो कट्टर रूढ़िवादी परिवार में हुई थी। कैसे परिवार में हुई थी? रूढ़िवादी परिवार में हुई थी। इसके बाद इन्होंने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना लिखना सीखा और रसुंदरी देवी ने अपना अमार जीवन नाम की आत्मकथा 1876 में लिखी थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, जरूर इसका ध्यान रखना है अपने को कि अमार जीवन आत्मकथा रस सुंदरी देवी की है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव ने किया था। दो जादूगर चित्र का नाम क्या है? दो जादूगर चित्र में अलादीन किसका प्रतीक है? ये औद्योगिकरण के समय दो जादूगर चित्र में एक एक ये पूर्व और अतीत का प्रतीक है अलादीन, और एक जो मैकेनिक था, दूसरा जो मैकेनिक था वो मैकेनिक पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक था। मैकेनिक तो पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक था और पूर्व और अतीत का जो प्रतीक था वो अलादीन था। इसलिए अलादीन का ध्यान आते ही अपन देखें कि पूर्व और अतीत का, और पश्चिम का प्रतीक कौन था? एक मैकेनिक था। मुंबई में पहली कपड़ा मिल, उस टाइम इसका नाम मुंबई था, तो पहली कपड़ा मिल कब बनी मुंबई में? 1907, 1853, 1854, 1855। तो आपको पता है कि 1853 में तो पहली बार क्या चली? ट्रेन चली। 1855 में क्या हुआ था? बंगाल में क्या क्या लगा था? जूट का कारखाना, जूट की फैक्ट्री चली थी। जूट की फैक्ट्री कहाँ लगी थी? बंगाल में। 1855 1855 में। 1853 में ट्रेन चली थी और 1854 में कपड़ा मिल बनी थी मुंबई में। तो इसका आंसर क्या है? 1854। इसलिए ध्यान रखना, 53 में ट्रेन चली, ट्रेन के बाद उस ट्रेन में कपड़ा लादा गया 54 में, और ट्रेन कपड़े लाद के और जूट लेने कहाँ चली गई? बंगाल में। इस तरह 3 तारीखें अपने आप याद रखनी है अपने को। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। IBRD बैंक का अन्य नाम क्या है? हम इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक इन दोनों को ब्रेटन वुड संस्थान भी कहते हैं हम। ब्रेटन वुड जुड़वा संस्थान है, ट्विंस।
ब्रेटन वुड की ट्विंस हम इनको कहते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड का सम्मेलन आपको पता है जुलाई 1944 में हुआ था, और 94 में ब्रेटन वुड संस्थान जो न्यूयॉर्क में जो बैठक हुई थी, वहाँ पर इन दोनों का एक तरह से उदय हुआ था, IMF और वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। भारत से विदेश ले जाए जाने वाले श्रमिक क्या कहलाते थे? भारत से श्रमिकों को खेती करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। उन देशों को हम कहते हैं कैरेबियाई द्वीप समूह, कैरेबियाई। तो उन कैरेबियाई द्वीपों पर गन्ने की खेती के लिए या अन्य तरह की खेती करने के लिए उनको अनुबंध पे ले जाया जाता था, अनुबंध किया जाता था उनसे। और अनुबंध में क्या शर्तें होती थीं कि आपको कितनी राशि दी जाएगी या आपको कितने दिन तक उसके लिए रखा जाएगा और क्या काम होगा। उस अनुबंध की शर्तों के आधार पर उन श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूहों में ले जाया जाता था। इसलिए हम उनको क्या कहते थे? गिरमिटिया। गिरमिटिया मजदूर हम उनको कहते थे जो अनुबंध श्रमिक, एक तरह से इनका नाम हम कहते हैं अनुबंध श्रमिक। तो अनुबंध श्रमिकों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, और वो कहाँ ले जाए जाते थे? कैरिबियाई द्वीप समूह में। कैरिबियाई द्वीप समूह कौन से हैं? जमैका है, बारबाडोस है, सूरीनाम है। इन देशों में इनको ले जाया जाता था और वहाँ पर ये बस गए। और आज आपको पता है कि कुछ देशों के तो राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कैरिबियाई द्वीप में जो अनुबंध श्रमिक जाते थे, जिनको गिरमिटिया कहते थे, वो भारत में कहाँ के रहने वाले थे? तो ज़्यादातर लोग बिहार, तमिलनाडु और आंध्र के थे। कहाँ के थे? बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के थे। 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी फैली? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली? उसका नाम था रिंडर पेस्ट। इसको हम कहते हैं पशु प्लेग। पशु प्लेग बीमारी फैली और इसकी वजह से लगभग 90% तक पशुओं की मौत हो गई थी अफ्रीका में 1890 के दशक में। और ये बीमारी, प्रश्न बनता है कि अफ्रीका में बीमारी कहाँ से फैली थी? तो अफ्रीका में बीमारी एशिया महाद्वीप से गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन जो पार्ट है, इसमें से एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। उनमें जैसे खिलाफत आंदोलन पूछ लिया, 2 छोटे छोटे प्रश्नों को मिला के पूछ सकते हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है। और बड़े प्रश्न में से गांधी जी के 3 बड़े बड़े मूवमेंट में से आ सकते हैं, जैसे नमक सत्याग्रह आ सकता है, या गांधी जी का एक मूवमेंट है भारत छोड़ो मूवमेंट, या फिर है असहयोग। यह प्रश्न बन सकता है गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता में क्या योगदान था? तो इन तीनों आंदोलनों को अपन लिख सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह भी है, खेड़ा सत्याग्रह भी है, अहमदाबाद आंदोलन भी है, रोलट एक्ट के खिलाफ विरोध भी है, खिलाफत आंदोलन में भी गांधी जी का सहयोग रहा है। तो गांधी जी के ऊपर इस पार्ट में से एक बड़ा 4 नंबर का प्रश्न जरूर आने वाला है। ये प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रसिद्ध नेताओं के नाम लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के साथ मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, जिनको हम अली बंधु कहते हैं। तो अली बंधु खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेता थे। अब प्रश्न बनता है खिलाफत आंदोलन क्या था? तो खिलाफत आंदोलन में जो तुर्की के खलीफा थे, तुर्की के खलीफा के पद की पुनः प्रतिष्ठापना करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमानों ने एक आंदोलन चलाया था, जिसको हम कहते हैं खिलाफत आंदोलन। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये टिप्पणी किसकी है? ये टिप्पणी है मेटरनिक की। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
जोलबरीन किसके नेतृत्व में गठित हुआ? जोलबरीन 1834 में स्थापित हुआ और जोलबरीन एक कस्टम यूनियन था। कस्टम यूनियन था, वो कस्टम यूनियन 1834 में बना था और प्रशा के नेतृत्व में बना था। लास्ट प्रश्न है, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुई थी। इम्पोर्टेंट है, कई बार आता है प्रश्न। नेपोलियन संहिता कब लागू हुई थी? 1804 में लागू हुई थी। आपको प्रश्न कैसे लगे, उसका विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।